हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ना, शायद ही आपको इतनी ज्यादा गहराई से बात पता चलेगी कि T20 में ग्रैंड लीग को कैसे विन किया जाएगा। क्योंकि आगे जो मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, आपको जहां पर जो है PSL देखने को मिलेगा, वुमेन IPL देखने को मिलेगा, IPL देखने को मिलेगा, वो सभी के सभी मैच जो है T20 होंगे। और T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो सभी के सभी मैचेस आपको T20 के देखने को मिलेंगे। और अगर आप ये वीडियो देखते हो, इसमें मैं स्पेशली ये बताने वाला हूं कि T20 में ही ग्रैंड लीग को कैसे विन किया जाता है। पर उससे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई, आप अगर हमें बता रहे हो कि ड्रीम 11 पर फर्स्ट रैंक कैसे लाया जाए, तो आप ये अप्लाई खुद पर करो और खुद 1 करोड़ जीत जाओ, खुद 2 करोड़ जीत जाओ, और हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आप खुद क्यों नहीं जीत जाते 2 करोड़? ये क्वेश्चन आप सभी का होगा। तो इसका आंसर मैं जहां पर करने वाला हूं दोस्तों, देखो, अगर मैं खुद 2 करोड़ जीतना है, उसके लिए मुझे क्या है, तो उसका जो है जहां पर मैं आपको आंसर दूंगा। एक बात मेरी नोट करो भाई, 5 लाख ग्रैंड लीग में लोग टीमें लगा रहे हैं। मान लो 5 लाख लोगों ने टीमें उतारी, तो देखो दोस्तों, इसमें ऐसे लोग होंगे जो 20-20 टीमें भी लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो 1 टीम लगा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो 5-5 टीमें लगा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ग्रैंड लीग को विन करने के लिए चलता है लक। ठीक है, ग्रैंड लीग को विन करने के लिए चलता है लक। किस प्रकार से? देखो, नॉलेज के दम पर आप ग्रैंड लीग में 500 का रैंक लेकर आ सकते हो। नॉलेज के दम पर आप ग्रैंड लीग में 100 का रैंक ले आ सकते हो। नॉलेज के दम पर आप ग्रैंड लीग में 1000 का रैंक लेकर आ सकते हो। नॉलेज के ही दम पर आप 1500 के रैंक पर आ सकते हो, 700 के रैंक पर आ सकते हो, 800 के रैंक पर आ सकते हो। पर अगर आपको फर्स्ट रैंक लाना है दोस्तों, तो आपको लक होना आपका बहुत जरूरी है दोस्तों। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके जो मेरी पुरानी ऑडियंस है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर भाई है, उनको पता है मैं 500 भी लगा चुका हूं ग्रैंड लीग में, 500 रैंक भी आ चुका है। ठीक है, और 100 रैंक भी आ चुका है ग्रैंड लीग में। ठीक है, और मेरा 700 का रैंक भी आ चुका है। और जे मैं 49 रैंक वाली लीग का बता रहा हूं। ठीक है, और 1000 भी आ चुका है। ठीक है, और 1500 रैंक भी आ चुका है ग्रैंड लीग में। ठीक है, इसको आने में मुझे कितने साल लगे हैं, अब रियलिटी बता रहा हूं, ये बात रियलिटी की हो रही है दोस्तों। मुझे लगभग 5 सालों का वक्त लगा है इतना रैंक लाने के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखो, 5 साल। ठीक है, 5 साल। आप खुद सोचो कि मुझे टॉप 100 तक पहुंचने में 5 साल लगे हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेरा लक साथ नहीं देता है, सिंपल सी बात है। और आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो भाई, अगर फर्स्ट रैंक लाना है तो लक तो चाहिए भाई। नॉलेज आपको क्या क्या गेन करनी चाहिए, वो इस वीडियो में पता चलेगा। T20 में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में पता चलेगा। इसलिए तो मैंने बोला है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, आपको ग्रैंड लीग पर फर्स्ट रैंक लाने का फार्मूला बताने वाला हूं कि क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और ड्रीम 11 में टीम का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए नए तरीके के साथ। ठीक है, और आप भी जहां पर हैरान हो जाओगे कि भाई ऐसी वीडियो हमें पहले क्यों नहीं मिली। ठीक है, तो दोस्तों देखो, कुछ बातें मैं आपको जहां पर बता देता हूं, ध्यान से देखना। देखो, T20 में ग्रैंड लीग को जीतने के लिए आपके लिए क्या क्या जरूरी है, देखो वो तो हम जानेंगे। फर्स्ट आपको बात समझनी होगी, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ODI और T20 में फर्क क्या है। देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। देखो, जैसे आप अगर ODI टीम लगाते हो ना, उसमें बैट्समैन जो है लंबी पारी खेल सकते हैं। जो बैट्समैन होते हैं लंबी पारी खेल सकते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई अगर 1 ओवर खाली भी चला जाए ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 50 ओवर खेलने हैं। 1 ओवर खाली भी चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर T20 में क्या है, अगर T20 में 1 ओवर खाली चला जाता है तो बैट्समैन पर पड़ जाता है प्रेशर दोस्तों। उसको अगले ओवर में अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना पड़ेगा, और बड़ा शॉट खेलने के लिए उसको लेना पड़ेगा रिस्क। और अगर रिस्क ले रहा है तो भाई कहीं ना कहीं विकेट जाने के चांसेस ज्यादा बने रहेंगे। इसलिए T20 में दोस्तों विकेट जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, बैट्समैन के खास करके।
तो ये कभी ना सोचे कि भाई हम T20 में बैट्समैन को कैप्टनसी दे देते हैं और हम विन कर जाएंगे। ज्यादातर जो आज तक का जो एनालाइज किया गया डाटा है उसमें यही बताया गया कि T20 में ज्यादातर ऑलराउंडर और बॉलर ही ग्रैंड लीग की कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में ज्यादा बार आए हैं दोस्तों। बैट्समैन तीसरे नंबर पर है। तो अगर T20 में आप बैट्समैन को कैप्टनसी देते हो तो बैट्समैन जहां पर आउट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, खास करके T20 में अदर लीग्स के मुकाबले में। ओडीआई में बैट्समैन को कैप्टन देना चाहिए, अच्छी बात है, पर T20 में आपका कैप्टन अगर मतलब 100% गारंटी है कि भाई ये चलेगा ही चलेगा, 4 मैचों से फ्लॉप है, अब चलेगा ही चलेगा, तब तो आप कैप्टनसी दे सकते हो। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखा करो। नेक्स्ट है दोस्तों T20 में बैट्समैन, ठीक है, T20 में बैट्समैन और बॉलर दोनों को लेना चाहिए, दोनों को इक्वल लेना चाहिए, मतलब बराबर का हिस्सा रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी टीम को बैट्समैन से भर लो और बॉलर को रखो ही ना। खास करके T20 में कौन से बॉलर्स काम आते हैं? जो 15वां ओवर डालता है, जो 16वां ओवर डालता है, जो 17वां ओवर डालता है, जो 18वां ओवर डालता है, जो 19वां ओवर डालता है, जो 20वां ओवर डालता है। और वो बॉलर काम आते हैं जो पहला ओवर डालता है, दूसरा ओवर डालता है, तीसरा ओवर डालता है, चौथा ओवर डालता है, 5वां ओवर डालता है। शुरुआत के जे बॉलर जहां पर जे ओवर डालते हैं, जे वाले बॉलर्स, और डेथ के जो 15, 16, 17, 18 और 20 का ओवर डालते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? ये नॉलेज मैं आपको देता रहता हूं दोस्तों। मैं जब वीडियो लेकर आता हूं प्रेडिक्शन की तो उसमें मैं आपको बताता रहता हूं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखा करो। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको लोअर ऑर्डर में वही प्लेयर रखने हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हो। ठीक है, T20 में खासकर इस पॉइंट को भी याद रखा करो कि हमें T20 में लोअर ऑर्डर में जो नीचे बैटिंग करने आते हैं तो उनको ज्यादातर ट्राई करना है, जो मतलब बैटिंग भी करते हैं प्लस बॉलिंग भी करते हैं। ठीक है, और जो अकेला बैटिंग करता है उसको ड्रॉप करना है भाई, जो अकेला बैटिंग करता है, क्योंकि उसके फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों मैं बोल रहा हूं लोअर ऑर्डर में जो बैटिंग करता है नीचे और बॉलिंग नहीं करता उसको ड्रॉप क्यों करना चाहिए? अब इसका क्वेश्चन मैं आंसर आपको देता हूं। देखो, जो नीचे बैटिंग करने आ रहा है ना, ध्यान से देखना, जो नीचे बैटिंग करने आ रहा है उस पर वैसे ही प्रेशर होता है कि 10 गेंदों पर उसको बनाने हैं 40 रन। ठीक है, तो वो आते ही शॉट खेलता है, वो टिकने की कोशिश नहीं करता, आते ही शॉट खेलता है, लग गया, नहीं लगा तो वो आउट हो जाता है जल्दी। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखा करो। अब दोस्तों मेन खेल जो है शुरू होता है। अब जो भी मैं टिप्स आपको दूं उनको ध्यान में रखकर ही आपको टीम बनानी है। और एक सवाल आपको, एक क्वेश्चन आपको अपने दिमाग से अपने आप से पूछना है, भाई क्या मैं ऐसा करता हूं या करती हूं? अगर करते हो तब तो अच्छी बात है, आपकी ग्रैंड लीग लगने के चांसेस 90% है फिर। ठीक है, बाकी 10% तो भाई लक भी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भाई फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। ड्रीम 11 को अनस्टॉल कर दो, किस्मत के सहारे मत खेलो फिर। ठीक है, किस्मत के सहारे खेलोगे, एक दिन जीतोगे 10 दिन हारोगे, ये ऐसा होगा फिर आपके साथ। ठीक है, तो जो पॉइंट बताऊं अगर आप ऐसा करते हो तो भाई करते रहो। ग्रैंड लीग आज नहीं तो कल जरूर लगेगी, और ग्रैंड लीग एक दिन में नहीं लगती है, ये भी दिमाग में रखना। ठीक है, देखो ग्रैंड लीग में विनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, अब ध्यान से सुनना। अगर आप ड्रीम 11 में फर्स्ट रैंक लाना चाहते हो, सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जिन दोनों टीमों के बीच में मैच खेला जा रहा है उन खिलाड़ियों की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब अपने माइंड से अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, क्या मैं कोई भी टीम लगाता हूं, क्या मुझे खिलाड़ियों की पूरी जानकारी होती है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, अपने आप से पूछो। जब भी मैं ग्रैंड लीग लगाता हूं क्या मुझे हर एक खिलाड़ी की नॉलेज होती है? ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। कौन सा खिलाड़ी मौजूदा फॉर्म में है, कौन सा गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, मैच कौन सी जगह पर होने वाला है, ज्यादातर उस ग्राउंड का एवरेज स्कोर क्या रहता है, ठीक है, और लो एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर कितना रहता है। ये सारी की सारी जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए मैच से पहले। अगर है तो अच्छी बात है, आप अच्छी राह पर चले हुए हो। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपका मिस है तो भाई आप गलती कर रहे हो, आप नहीं जीतोगे, जो मैं पहले बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है,
पहले जे नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। देखो लक किसका साथ देता है, पहले जे बात नोट डाउन करना, लक किसका साथ देता है? लक उसी का ही साथ देता है जो दोस्तों मेहनत करता है, नॉलेज लेता है, तभी भगवान भी उसका साथ देता है। जो खुद भी हिम्मत रखता है कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मुझे करना है, ठीक है, तब जाकर बातें बनती है। ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए सब कुछ हो जाएगा, टीम लगा दी और देखा जाएगा वो जो होगा हो जाएगा किस्मत भरोसे, ठीक है। तो ऐसा एक दिन तो आप जीतोगे, नहीं तो 10-15 दिन हारते रहोगे और पूरा का पूरा आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। किसी भी टीम लगाने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ये जान लो आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल कर आता है दोस्तों, अब ध्यान से देखो, पिच रिपोर्ट विनिंग परसेंटेज, ठीक है। पिच रिपोर्ट और ग्राउंड छोटा है ये आपको पता होना चाहिए, या बड़ा है इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। ग्राउंड छोटा है या बड़ा है इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। पहले बल्लेबाजी का विनिंग परसेंटेज ज्यादा है या उस ग्राउंड में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम विन होती है। मतलब कहने का यह है कि पहले कौन सी टीम का परसेंटेज ज्यादा, मतलब ज्यादा बार जहां पर कौन सी टीम जीतती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उस ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने विन हुई है, या रनों का पीछा करते हुए उतरी सेकंड टीम जीतती है, ठीक है। मतलब फर्स्ट बैटिंग की टीम जीती है या सेकंड बैटिंग वाली टीम जीती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्राउंड की बाउंड्री कितनी बड़ी है, ग्राउंड छोटा होगा तो बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। और जीएल ग्रैंड लीग की टीम बनाने के लिए ग्राउंड और पिच की जानकारी मैच का सबसे अहम हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। पिच को आप जितना अच्छे से एनालाइज करोगे, जितनी जानकारी जुटा पाओगे, आपके लिए उतना ही अच्छा है मैच को जीतने के लिए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। मैच इस पर ही निर्धारित होता है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करेगी या बल्लेबाजी, यह पिच के अनुसार ही होता है। ग्रैंड लीग की टीम बनाने में पिच का महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे आपको ग्रैंड लीग टीम बनाने में मदद मिलेगी दोस्तों। देखो कोई भी मैच जीतने के लिए पिच का अहम रोल रहता है, ये आपको भी पता है। और जो सच्चाई बता रहा हूं इससे आप छुप नहीं सकते कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता है, हम ऐसा कर देंगे वैसा। खाली पुलाव नहीं पकाने हैं, जहां पर जो रियलिटी है उसको समझने की कोशिश करनी है। अगर सच में आप चाहते हो कि कुछ अच्छा हो, जहां हम लॉस में हैं तो कुछ हमारे लिए अच्छा हो, इसमें आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप ग्रैंड लीग में विन करने के चांसेस आपके ज्यादा बनेंगे। और ऐसा नहीं है ग्रैंड लीग के लिए ये टीम है, ऐसा करके अगर आप हेड टू हेड भी लगाते हो, स्मॉल लीग भी लगाते हो, 3 मेंबर भी लगाते हो, या मिनी ग्रैंड लीग भी लगाते हो, तो उसमें भी आपके चांसेस ज्यादा बनेंगे दोस्तों जीतनेंगे, क्योंकि उससे आप एक कदम आगे चलोगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक सवाल आप अपने आप से पूछो, जितना भी मैंने अभी तक बताया है क्या इतना आप जानते हो, माइंड में रखते हो, लिख कर रखते हो कि भाई इतना मुझे मैच की नॉलेज है? ऐसे ही उल्टे सीधे मैच उठाकर लगा देने हैं, जिसका पता ना सता है, कुछ आता पता नहीं है। अब कुछ भाई मैं देख रहा हूं वो जुए T20 लगा रहे हैं। भाई मुझे ये बताओ, शारजा का ग्राउंड है या कोई अबू धाबी का कोई भी ग्राउंड है, भाई कितना कर जानते हो आप उन ग्राउंड्स को, कितना कर जानते हो? और उसमें ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं जिनको आप कभी जानते ही नहीं होंगे, सुना ही नहीं होगा उनका नाम। ऐसे ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं और मुझे समझ नहीं आती, फिर भी वहां पर अपना पैसा लगा रहे हो, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो जिसकी कोई वजह ही नहीं है कि आपकी जीतने की वहां पर गारंटी नहीं है, फिर भी घुसे जा रहे हो कि नहीं लगाना है लगाना है लगाना है। बस आदत से मजबूर है, लत लगी हुई है कि नहीं भाई खेलना है किसी भी कीमत में। एक भी दिन हमारा वृथा नहीं जाना चाहिए कि हमने आज तो टीम ही नहीं लगाई, भाई आज तो टीम ही नहीं लगाई। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो आज तो हमें खाना नहीं पचेगा, हमने तो टीम नहीं लगाई। भाई ऐसा नहीं करना है, पैसे पेड़ पर नहीं लगे, अकाउंट आपका खाली हो रहा है, इस बात को समझो, ठीक है। और एक और फायदा है, देखना, एक मैं आपको पता है मैं डेली टीम नहीं लगाता, मैं वही मैचेस कवर करता हूं जिसमें मेरी पकड़ होती है, ठीक है, जिसमें मुझे पता है मैं अच्छा कर सकता हूं।
और मैं उन्हीं मैचों को कवर करवाता हूं। मेरे चैनल पर फालतू के मैचेस नहीं आते हैं, मेरे चैनल पर वही मैचेस आते हैं जिनमें मेरी पकड़ होती है, मेरा पैसा लगा होता है। और देखना, मैं जब 1 या 2 दिन मैच नहीं ना लगाता हूं, मुझे देखो ड्रीम 11 वाले डिस्काउंट देते हैं भाई, डिस्काउंट देते हैं मुझे, बोलते हैं भाई तू खेल, वहां से भी मेरा पैसा बचता है। और मेरा एक और सीन है कि मैं 3 से 4 अकाउंट से खेलता हूं, 3 से 4 अकाउंट से, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, जे एक मैं इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको बता रहा हूं। आपको मैंने बोला ना, वीडियो अगर लास्ट तक देखोगे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो मैं 3 से 4 अकाउंट से क्यों खेलता हूं। देखो मैं एक दिन इसमें खेलूंगा, फर्स्ट अकाउंट मान लो, मैं एक दिन जहां पर मैं आगे कर देता हूं, फिर इसको समझते हैं। पहले मैं एक अकाउंट में खेलूंगा, ठीक है, और इन अकाउंट में नहीं खेलूंगा, ठीक है, इन अकाउंट में नहीं खेलूंगा। एक दिन इसमें खेलूंगा, दूसरे दिन भी इसमें खेलूंगा, तब तक इसमें डिस्काउंट आ जाएगा। फिर मैं इसमें खेलूंगा, इसको छोड़ दूंगा, इसको खेलूंगा ही नहीं। अब 3-4 दिन इसमें खेलूंगा ही नहीं, इसमें खेलता रहूंगा, फिर इसमें डिस्काउंट आ जाएगा। मैं डेली चेक करता रहता हूं किसमें डिस्काउंट आ रहा है, फिर मैं इसमें खेलूंगा और इसको छोड़ दूंगा, फिर इसमें खेलता रहूंगा, इसमें डिस्काउंट आ जाएगा, फिर इसमें खेलूंगा, इसमें डिस्काउंट आ जाएगा, फिर इसमें डिस्काउंट आ गया होगा तब तक, ठीक है ना। जब आप एक अकाउंट में 3-4 दिन मैच नहीं ना लगाते हो, तो ड्रीम 11 वाले बहुत चालाक है भाई, वो आपको लालच देते हैं, वो डिस्काउंट देते हैं। तो भाई सब्र करो, क्यों फालतू में अपना पैसा खराब करना है यार, मुझे तो समझ नहीं आता यार, क्यों लगे हुए हो। सभी मैच लगाने हैं, T10 भी लगाने हैं, फालतू के अदर डोमेस्टिक लीग, आपका श्रीलंका प्रीमियर लीग, पता नहीं कौन कौन से उठाकर लगे हुए, जिसका पता नहीं है आपको, कोई प्लेयर का पता नहीं है। 1-2 प्लेयर को देख रहे हो, बड़े प्लेयर खेल रहे हैं भाई, वो तो पैसे के लिए खेल रहे हैं, आप तो अपना पैसा सिक्योर करो, उसको बचाने की कोशिश करो, तभी ड्रीम 11 पर सर्वाइव कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपकी भी पैसे बनाने की मशीन है भाई, निकाला लगा दिया, कोई सोचा ना समझा। तो भाई बचो इससे, ठीक है, ध्यान में रखो। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिस ग्राउंड पर भी मैच खेला जाएगा पिच कैसी है, कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया जाए तो जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉलिंग पिच होगी या बैटिंग पिच होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो देखें उस ग्राउंड पर कितने मैच हुए हैं, उस ग्राउंड पर पिछले मैचों में कितना स्कोर रहा है। यदि पिछले मैचों में कम स्कोर बना है तो टीम में बॉलर की संख्या अधिक रखें। यदि उस ग्राउंड पर हाई स्कोर बना है तो बैट्समैन की संख्या ज्यादा रखें, ठीक है। आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो भाई सब्सक्राइब कर दो। ये ऐसा नहीं बन जाते हैं भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं साथ साथ में, ताकि आपको कोई भी ऐसा डाउट ना रह जाए कि भाई ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा आपके पैसे बचाने की बात करता हूं, ऐसा नहीं है कि भाई लगा दो आप, मैंने कोई भी मैच कवर किया लगा दो। मैं खुद बोलता हूं आपको कि भाई टीम आपको लगानी है, अपने दम से लगानी है, अपने दम से टीम लगानी है। और ये भी बात ध्यान में रखना, आपको कोई भी नहीं जिता सकता भाई, कोई भी नहीं जिता सकता। आपका लक आपको जिताएगा, आपकी नॉलेज आपको जिताएगी, आपका पेशेंस आपको जिताएगा, आप क्या सिलेक्शन करते हो वो जिताएगा, ठीक है। आप किस मैच को टारगेट करते हो, ऐसा नहीं सभी मैचों को आप टारगेट कर रहे हो, तब नहीं जीत पाओगे। सभी मैचों को टारगेट कर पाना लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि भाई आपको कुछ पता नहीं है, एक दिन में आप कितनी नॉलेज ले लोगे। अगर एक दिन में 3 मैच है तो 3 मैचों एक दिन में एक ही मैच की अच्छी नॉलेज ली जा सकती है, फालतू के मैचों की नॉलेज नहीं ली जा सकती। ये भी सच्चाई है जी, बस आपको तो जानना नहीं है, मैच ही लगाने हैं उल्टे सीधे, ठीक है, और पैसे को खराब करना है, ऐसे बहाना है पानी की तरह। अब देखो दोस्तों, आपको और क्या पता होना चाहिए। बैटिंग एवरेज आपको हर एक प्लेयर का पता होना चाहिए। जिस खिलाड़ी का, अब ध्यान से सुनना, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। आप पूछते रहते हो भाई कौन से प्लेयर का कितना बैटिंग एवरेज होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। अब देखो लो ध्यान से, ताकि आपको डाउट ना रहे कोई भी। बैटिंग एवरेज कितना होना चाहिए प्लेयर का। अब देखो, जिस खिलाड़ी का औसत अच्छा हो और जो बल्लेबाज 10 मैचों में 8 मैच में रन बनाता हो, ऐसे खिलाड़ी को अपनी टीम में जरूर शामिल करें। ये आपको फाइंड करना है कि कौन सा प्लेयर। मैं लेकर आता हूं लास्ट 10 मैचों का रिकॉर्ड, पर कोई उसको देखने की कोशिश नहीं करता कि भाई ऐसी वीडियो क्यों लाता है, भाई बाकी ऑडियंस बाकी यूट्यूबरों से अलग क्यों चला हुआ है।
ये कोई नहीं सोचता। बस ऐसे ही है कि सोचते हैं कि भाई ये तो वीडियो ऐसे इसलिए लेकर आ रहा है कि भाई इसने तो पैसे कमाने। भाई पैसे हमारे ट्रेडिंग से बन जाते हैं, ठीक है ना। और जो बंदा मार्केट में काम कर रहा है ना, उसको पैसे की छोड़ ही दो, पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है उसके आगे। 12-12 हजार का एक दिन का स्टॉप लॉस होता है भाई, एक दिन का स्टॉप लॉस 12-12 हजार का। तो खुद सोच लो, जहां पर 49 मुझे चाहिए, क्या बातें करते हो यार, मुझे क्या पड़ी है, खुद ही सोच लो आप, ठीक है। तो जो मार्केट को जिसने देखा होगा, समझा होगा, जो खास करके शेयर मार्केट को जानते होंगे, उनको पता है कि वहां पर पैसा क्या है और लॉस क्या है। वहां पर भी लॉस ठोक बजाकर होता है, और प्रॉफिट भी वहां पर 1 मिनट में 10,000, 1 मिनट में 10,000 लॉस भी हो जाता है अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, ठीक है ना। तो पैसे का मुझे जे मत बोला करो कभी भी कि भाई आप तो ऐसे पैसे के लिए कर रहे हो, ठीक है। ये मैंने इसलिए खोला था चैनल कि भाई जो फालतू की चीजें थी ना, जो टेलीग्राम वालों ने गदर मचाया हुआ था कि भाई टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, उन्होंने लूटा है, मुझे लूटा है, मैं इसलिए उनकी बैंड बजाता हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैं टेलीग्रामों को बहुत ज्यादा पहले करता था कि भाई इनसे टीम लगाऊंगा, इनसे टीम लगाऊंगा। मैंने काफी टीम कॉपी की टेलीग्राम वालों की, धूल कुछ भी हाथ नहीं लगा। फालतू की नौटंकी करते हैं, अपने प्रमोशन के चक्कर में टेलीग्राम बनाए हुए हैं, सिंपल सी बात है भाई। अब जब मैं सच बोलता हूं तो कईयों को कड़वा भी लगता है। अब कईयों के मैंने देखा है, बोलते हैं कि भाई टेलीग्राम पर अगर हम, टेलीग्राम जरूर नहीं है, हम टीम कॉपी करते हैं, हम ये देखते हैं टॉस कौन जीत रहा है। भाई आप कैसे आदमी हो, पहले ये सोचो। जिस बंदे को इतना भी पता नहीं है कि क्रिकेट में टॉस कब हो रहा है, टॉस कौन जीत रहा है, वो क्या ही फैंटेसी में टीम बनाएगा, ठीक है। टॉस आपको ड्रीम 11 वाले खुद बता देते हैं कि कौन जीत रहा है, किसने जीता है और कौन बैटिंग कर रहा है। ड्रीम 11 पर खुद लिख कर आ जाता है, आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और आप बोलोगे भाई हमें ये पता नहीं होता कि कौन सा प्लेयर अच्छा कर रहा है, कौन सा प्लेयर, अगर कोई न्यू प्लेयर आता है तो हमें टेलीग्राम से पता चलेगा। भाई कहां की रिसर्च करते हो, कहां की आप नॉलेज करते हो, कैसी आपकी नॉलेज है जो आपको ये पता नहीं है कि अगर वो प्लेयर आएगा तो वो कैसा होगा, अगर वो प्लेयर आ रहा है तो वो कैसा होगा। जहां से पता चल जाता है कि आप मेहनत ही नहीं करते हो, ठीक है ना। जिस समझने वाली बातें हैं, गहराई की बातें हैं, जो समझ रहे होंगे वो रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। और जिनको कुछ को तो सिर के ऊपर से निकल जा रही होगी बात, ठीक है। तो देखो, जहां पर 10 मैचों में से जो 8 मैच में रन बनाता है, ऐसे खिलाड़ी को आपकी टीम, अपनी टीम में जरूर रखना है। जैसे T20 के लिए 30 रन का, 30 का एवरेज, दोस्तों ध्यान में रखना, T20 में 30 का एवरेज बढ़िया माना जाता है। और जो आपका ओडीआई मैच है उसमें 45 से 50 का एवरेज अच्छा माना जाता है। पर मैं कहता हूं अगर T20 में 40 का एवरेज है ना, 35 का एवरेज है, आप वही बेस्ट मानना, ठीक है। वैसे 30 का एवरेज भी बेस्ट ही है, पर 30 से कम नहीं होना चाहिए T20 में बैट्समैन का एवरेज, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। बाकी है, और टेस्ट में तो आपको पता ही है 50 रन से अधिक जो भी खिलाड़ी बनाता है उसे ही आप अपनी ग्रैंड लीग में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको बैटिंग का एवरेज भी पता चल गया होगा। अब दोस्तों जहां पर है बेस्ट ऑलराउंडर सिलेक्शन, आपको कौन कौन से ऑलराउंडर लेकर चलना है दोस्तों। सबसे पहले उन ऑलराउंडर को आपकी अपनी टीम में जगह दें जो पूरे ओवर करवाएंगे। ध्यान में रखना इस बात को, आप ये नोट डाउन नहीं करते हो और फिर बाद में आप बोलते हो काश इसको ले लिया होता, ये कर लिया होता। मैच बाद होने के क्या उसको जज करना, पहले जो आपने डिसीजन लिए, पहले आपने जो नॉलेज इकट्ठी की, वही आपका मैच का परिणाम बदलने में सक्षम होती है, ठीक है ना। तो पहले ये भी आपको नोट डाउन रखना पड़ेगा कि बेस्ट ऑलराउंडर का सिलेक्शन कैसे करना है। वो पूरे ओवर, जैसे मान लो वो T20 खेल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हमारी T20 में है, तो वो पूरे 4 ओवर करवाता हो प्लस बैटिंग भी करता हो। और बैटिंग कब करता हो ये भी देख लो, वो बल्लेबाजी 3 या 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हो। ऐसे ऑलराउंडर को जरूर टीम में रखना है जो मतलब आपका गेंदबाजी तो करता है 4 ओवर प्लस आपका 4th या 5 या 3rd नंबर पर बैटिंग करने भी आता हो। ऐसे ऑलराउंडर को ड्रॉप करने की कोशिश कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। डेथ ओवर में गेंदबाजी करने वाले सभी गेंदबाजों को अपनी टीम में जगह दें,
क्यों मैं बॉलर वाली वीडियो लेकर आता हूं, क्यों मैं आपको बताता हूं जे 19वां ओवर डालेगा, जे 20वां ओवर डालेगा, जे 17वां ओवर डालेगा, जे 16वां ओवर डालेगा, जे पहला ओवर डालेगा, जे तीसरा ओवर डालेगा। क्यों मैं बताता हूं? इसी कारण से बताता हूं दोस्तों, इसी कारण से, क्योंकि मुझे ये बातें ऑलरेडी पहले से पता है और आज से नहीं 4-5 सालों से पता है कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करने वाले सभी गेंदबाजों को अपनी टीम में जगह देनी है। ठीक है, क्योंकि डेथ ओवर में और शुरुआत में अगर पिच से स्विंग मिल रही है तो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को विकेट मिलेगी और डेथ में प्रेशर के कारण अगर रन्स बनाने के चक्कर में डेथ के बॉलर्स को विकेट मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप बेस्ट कर पाओगे इस फील्ड में। ठीक है, अब एक बात मेरी ध्यान में रखो, जितना भी मैंने अभी आपके आगे बकवास किया है, कुछ भाइयों को बकवास भी लग रहा होगा, मुझे पता है, कमेंट करते हैं, ऐसे भी लोग कमेंट करते हैं कि फालतू में ये कर रहा है, फालतू में ये कर रहा है, क्योंकि सच कड़वा होता है ना, लगता तो है सच, जो सच्चाई की मार होती है ना उसमें बहुत लगती है। ठीक है, तो यही बात है कि सच कड़वा होता है, इसलिए कईयों को बकवास लगता है। तो भाई देखो, जितना भी अभी तक बताया, आप खुद से सवाल करो, क्या इतनी नॉलेज मैं हर मैच में गेन करता हूं? क्या मुझे इतनी नॉलेज हर मैच में पता होती है? अभी तो वीडियो खत्म नहीं हुआ है, तो अभी सोच लो कितना वो है। ड्रीम 11 में विनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है? देखो, टीम हमेशा उन खिलाड़ियों को जगह दे, टीम में उन खिलाड़ियों को हमेशा जगह दे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज तो कम है लेकिन उनका प्रदर्शन हिस्ट्री में काफी अच्छा रहा है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं जो इंडिया का मैच लगा हुआ है, सरफराज खान कितना परसेंट सिलेक्शन था दोस्तों? रिसेंट की बात कर रहा हूं, जो आपका चला हुआ है आपका टेस्ट मैच। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि मैं सरफराज को ट्राई करूंगा, वो इसी कारण से ट्राई किया था, पता है, क्योंकि उसने डोमेस्टिक में गदर मचा के रखा हुआ था। सरफराज खान एक बेस्ट प्लेयर है पर काफी कम ऑडियंस नहीं जानती है। ठीक है, उनका सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम था और देख लो कितना अच्छा करके गया है। अभी तो एक ही पारी खेली है, कल फिर खेलेगा, आज फिर खेलेगा वो। ठीक है, सॉरी गाइस, इंडिया जब आउट हो जाएगी तो सेकंड पारी भी खेलेंगे वो, फिर देख लेना, क्या पता ज्यादा स्कोर करके चला जाए। ठीक है, वैसे भी 62 रन्स तो वैसे भी बना ही चुके हैं, वो तो रन आउट हो गए जडेजा की वजह से, नहीं तो 100 लगा देते। ठीक है, उसके लिए काफी दुख भी हुआ मुझे, क्योंकि डेब्यू मैच था। और ये भी बात सीखना चाहिए हमको भाई कि कोई प्लेयर ऐसा है जो डेब्यू कर रहा है, प्लस वो अच्छा बहुत है पर लोग लेकर नहीं जा रहे, हम लेकर जाएंगे। तो ये माइंड में रखा करो, टीम में हमेशा उन खिलाड़ियों को जगह दें जिनका सिलेक्शन परसेंटेज तो कम है लेकिन उनका प्रदर्शन हिस्ट्री में काफी अच्छा है। अगर उन्होंने पॉइंट्स दिए तो आप ग्रैंड लीग आसानी से जीत सकते हो, आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाएगी बाकी अदर टीम से। ठीक है, ये ध्यान में रखो। ग्रैंड लीग जीतने के लिए कितनी टीमें बनानी चाहिए, ये भी माइंड में बहुत डाउट होता है भाइयों के कि भाई कितनी टीमें बनानी चाहिए, हमें बताओ, क्या 20 टीमें बनानी चाहिए? तो ये भी सुन लो भाई, और ये एक मतलब रिकॉर्ड बता रहा हूं, 10 मैचों का एनालाइज किया हुआ डाटा बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि फालतू में बता रहा हूं। ठीक है, ग्रैंड लीग कभी भी एक टीम से नहीं खेले। ठीक है भाई, जिसके पास तो पैसा नहीं है वो तो अपना अलग का जमाने के लिए 49 लगाकर खेल सकता है, पर जहां तक मेरा मानना है ग्रैंड लीग खेलने के लिए कम से कम आप 3 या 5 टीमें लगा सकते हो, जैसा कि मैं 3 टीमें लगाता हूं। ठीक है, ग्रैंड लीग में, बाकी मेरी टीम से हेड टू हेड 3 मेंबर 4 मेंबर में लगती है कि अगर मुझे ग्रैंड लीग में रिस्क लॉस हुआ तो मैं हेड टू हेड स्मॉल लीग में उसको कवर कर पाऊं। ठीक है, इसलिए मैं सर्वाइव कर रहा हूं आज तक। मैंने आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पर पूरी वीडियो बताई थी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए, और ये आपका शेयर मार्केट में चलता है, इसलिए आपको वो भी वीडियो देखनी चाहिए, ग्रैंड लीग के ऊपर मैंने बनाई हुई थी। ठीक है, तो आपको 3 से या 5 टीमें ही बनाएं। ठीक है, ग्रैंड लीग में आपके पास जितनी ज्यादा टीमें होंगी आपके जीतने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये तो सत्य है। कप्तान और उप कप्तान बदलकर कम से कम 3 या 5 जीएल टीमों को आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है, आई होप ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। देखो दोस्तों, वीडियो काफी लंबी बन चुकी है पर बताना काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती है। ग्रैंड लीग में जीएल के लिए कप्तान और उप कप्तान कैसे चुने?
कप्तान और उप कप्तान में कभी गलती ना करें, हमेशा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का चुनाव करें, जिन्हें कम लोगों ने अपनी टीम में कैप्टन वाइस कप्तान और उप कप्तान बनाया है। ठीक है, कम सिलेक्शन वाले को कैप्टन और वाइस कैप्टन उन्हीं को चुने जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, उन्हीं को कप्तान बना, तभी आपकी टीम ग्रैंड लीग में आएगी दोस्तों, अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। आप कभी फर्स्ट आने वाली टीम का अवलोकन करेंगे तब आप उस देखेंगे कि फर्स्ट आने वाली टीम के कप्तान और वाइस कप्तान सबसे हटकर होते हैं, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम होता है। आप बिना रिस्क लिए कभी ग्रैंड लीग नहीं विन कर पाओगे। ये लास्ट पॉइंट था दोस्तों। अब दोस्तों इतनी मैंने आपको नॉलेज दी है, अब जहां पर जो सवाल खड़ा होता है, क्या आप इतनी नॉलेज लेते हो? अगर लेते हो तब तो भाई अच्छी बात है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी आपके ग्रैंड लीग लगने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। पर अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हो और सिर्फ किस्मत के सहारे चले हुए हो, तो मुझे कुछ नहीं बोलना है, लगे रहो, पैसा खाली होता रहेगा, अकाउंट खाली होता रहेगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों मुझे यही कहना था, नॉलेज लो। मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताता हूं, इसलिए मैं एक ही मैच कवर करता हूं और एक ही मैच की 3-3 4-4 वीडियो डालता हूं। क्यों डालता हूं? क्योंकि आपको सारी नॉलेज पता चल सके। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।